इलेक्शन की शफ़ाफ़ियत पर सवालात उठाए। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे क्या तनाज़ुर हैं, क्या वजूहात हैं कि इसको इतने इतने क्वेश्चन उठाए? हमने डब्बे टाइट सील करवाए थे और डब्बे फुल थे। अब पता नहीं क्यों ये ऐसा है। ये नजीब जमाली के अपने अल्फाज़ात हैं, उसका भाई है ना, पूछिए उससे कि सील ब्रेक हो चुकी है या सील मिसिंग है, उसकी सैंक्टिटी नहीं रहती है। लूज़र हैज़ नथिंग टू लूज़, लूज़र विल नॉट लूज़ एनीथिंग। उसने तो इलेक्शन पहले से ही हारा हुआ है, वो मज़ीद क्या हारेगा? मेरा 717 वोट का लीड है, उन्होंने तस्लीम कर लिया हुआ है। सिर्फ़ एक शख्स को तस्लीम करने में तकलीफ़ हो रही है या तो उसका कोई मशवरा देने वाला, उसका सलाहकार, उसका खैर-ख़्वाह नहीं है। इस साल उन्होंने मुझे नुमाइंदा किया, अब अगली बार फिर ट्राई कर लें। ये सिंध हाई कोर्ट है, एक मोहल्ले की हाई कोर्ट नहीं है, कराची साउथ की हाई कोर्ट नहीं है, क्लिफ्टन डिफेंस की हाई कोर्ट नहीं है, कि आपने सारे जजेस क्लिफ्टन डिफेंस से भर्ती कर दिए। कि ये एलीट्स की हाई कोर्ट नहीं है ना, एलीट्स की बार है। ये वो ज़माना गुज़र गया कि ड्राइंग रूम में बैठ के आप डेमोक्रेसी का फैसला करें। और इंशाअल्लाह ताला अब वो ज़माना भी गुज़र गया है कि आप एलीट्स से हाई कोर्ट्स को भर्ती करेंगे। आप पूरी रिप्रेजेंटेटिव हाई कोर्ट बनाएँ, वरना ये हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट नहीं रहेगी। ज़मीन सैंक्शन अगर नहीं होती तो वो कागज़ात जिससे वो नक्शा बना हुआ है, जिसमें वो उनकी प्राइस कमेटी की उसके प्रोसेसेस होते हैं। 6 तारीख की वो समरी अप्रूव कहते हैं उसका सैंक्शन। पिछले साल बार ने 72 साला मिसाली कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया और इस साल 73 साला मिसाली में हम अपने रिकॉर्ड को इंशाल्लाह खुद ओवररूल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया मुमताज़ और आज मैं मौजूद हूँ बैरिस्टर सरफराज अली मेतलो साहब के साथ, और जिन्होंने हालिया हाई कोर्ट बार इलेक्शन में अ, सदर बार मुंतखब भी हुए और एक तारीख रकम की। और पिछला पॉडकास्ट हमने सर के साथ किया और इसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए और लोगों ने हमसे कुछ सवालात जानने के लिए भी कहा कि ये चीज़ें भी उनसे पूछी जाए। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि सर, आपने बचपन, तालीम, तालीमी सफ़र आपका कैसा रहा, और उसके बाद इंस्पिरेशन आपकी कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बचपन है, मेरा बचपन मेरे आबाई गाँव अली सैय्य आबाद, जो मेरे दादा की दरगाह भी वहीं है, वहीं पे ही गुज़रा। मेरी इब्तिदाई तालीम भी वहीं पे ही हुई है और मैं कराची में 1990 में ऐसे बच्चों की तरह घूमने आया था अपने वालिद के साथ। तब मेरे वालिद यहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज थे और फिर एलएलबी के थर्ड ईयर में मैंने वहाँ से खैरपुर यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट निकलवाया और यहाँ हमदर्द में मेरी दाखिला हुई। नासिर असलम ज़ाहिद साहब डीन थे, उन्होंने मेरा एडमिशन किया और मैं यहाँ पे कराची आया और तब से मेरा अक्सर वक्त सवाए उस वक्त के जो मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारा है तालीम के सिलसिले में या काम के सिलसिले में, कराची में ही गुजरा है ज़्यादातर वक्त। बाकी दरगाह पे मुसलसल मेरा आना जाना होता है, वो हमारे दिल के बहुत करीब जगह है। सही। सर, आपकी इंस्पिरेशन, अगर आप कहें कि मेरी इंस्पिरेशन ये शख्स है या इससे मैं इंस्पायर। मेरे वालिद और मेरे दादा। सही। सर, अब हालिया इलेक्शन हुए, सर, जिसमें कि इलेक्शन की शफ़ाफ़ियत पर सवालात उठाए। तो सर, आप क्या समझते हैं कि ऐसे क्या तनाज़ुर हैं, क्या वजूहात हैं कि इतने इतने क्वेश्चंस उठाए जाए? देखें, इस साल जो इलेक्शन हुआ, दर हकीकत मैं आपको बताऊं, तमाम लोगों ने उस इलेक्शन को सराहा कि बहुत ही शफाफ और वेल ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन थी और किसी मरहले पे भी किसी शख्स की कोई शिकायत नहीं आई कि इलेक्शन में कोई बदनवानी या कोई बेजाब्तगी हुई है। इलेक्शन हो गई खैर से, रिज़ल्ट आ गया, मुझे मुबारकबाद मेरे हरीफ कैंडिडेट ने मेरे मुझे दी उसी वक्त और वो निकल गया। उसके तमाम जितने मेन सपोर्टर्स थे उन सब ने भी डायरेक्टली भी सोशल मीडिया पे भी मुबारकबाद भी दी और कबूल भी किया। लेकिन फिर पता नहीं एक ताख़ीर के बाद उनके दिल में क्या सवाल उठा कि उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि मुझे टर्न ओवर वेरीफाई करना है और इसी वजह से मुझे
आप जो है वो सीसीटीवी की फुटेज दें, और जो काउंट है रसीद का, वोट की रसीद का, वो भी करके दें, रिकाउंट करके दें इनफैक्ट। मैंने उन्हें कहा कि देखें आप सीसीटीवी की फुटेज, वो इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने दरखास्त दिया, ऑब्वियसली मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया। सीसीटीवी मैंने कहा पड़ी हुई ले ले, हमारा कोई नहीं है, उसको देख ले। जहाँ तक ताल्लुक है काउंट का, तो इलेक्शन हमारी हफ्ते के रोज हुई, इतवार गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, इतवार गुजर गया, पीर गुजर गया, और मंगल को उन्होंने वो दरखास्त जमा कराई। टीसीएस की जो रसीद दी है वो पीर के रात को 8 बजे की है, उस रसीद के ऊपर टाइमिंग है। मंगल को उन्होंने बाजाबता दरखास्त जमा कराई, उसके साथ 2,000 रुपये का चालान जमा करना होता है, वो भी जमा कराया। मुझे समझ में नहीं आई उस वक्त फ्रेंकली क्या इनको वो करना है, तो इस वजह से कोई उस पर ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन फॉर्मल सी एक अपील हमने भेज दी थी उसके खिलाफ। इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अगले दिन काउंटिंग रखी हम जब, लेकिन जब डब्बे उठ के हमारे सामने आए तो उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे है। 38 में से 19 डब्बों की सीलें गायब, वो उनके मुंह खुले हुए हैं, आप आराम से उसके अंदर हाथ डालें, डब्बे बाज़ाहिर आधे से ज़्यादा खाली हैं। जो कि उनके अपने भाई नजीब जमाली ने कहा कि उनका एजेंट हसीब जमाली का नजीब जमाली था, मेरा एजेंट उस पोलिंग स्टेशन पे जावेद कलोड़ो था। वो दोनों साथ बैठे हुए थे उसी बार रूम के अंदर, और उन्होंने कहा कि हमने डब्बे टाइट सील करवाए थे और डब्बे फुल थे। अब पता नहीं क्यों ये ऐसा है, ये नजीब जमाली के अपने अल्फाजात हैं, उसका भाई है ना, आप पूछ लें उससे। उसने कहा डब्बे फुल थे और चारों सीलें हमने लगवाई थी। अब पता नहीं ऐसे क्यों है, अब डब्बे भी आधे आधे खाली है। फिर एक इलेक्शन ऑफिसर ने, वहाँ पे जो इलेक्शन की टीम का मेंबर था, दिलीप नाम है उसका, दिलीप कुमार, उसने भी कहा कि जब हमने डब्बे, उस वक्त तो डब्बे फुल थे और उनकी सीलें भी लगी हुई थी। अब पता नहीं क्यों ये खाली, हम इसको आज देख रहे हैं, और ये तहवील इलेक्शन कमीशन की थी। एक चीज नजर आ रही है कि सीलें कम है, अच्छा फिर वो चीज मैंने लिख के दी, ऑब्जेक्शन दिया कि पहले तो चलो जो भी था आप रिकाउंट कर रहे थे या जो भी काउंट कर रहे थे, लेकिन अब जो है कि एक चीज की सील ब्रेक हो चुकी है या सील मिसिंग है, उसकी सेंटिटी नहीं रहती। आप एक चीज को सील करके जाएं, बाद में उसकी सील कम है, किसी ने खेल के लिए तो नहीं इसकी सील उतारी होगी ना, और वो नजर आ रही है, वीडियो है, और उधर पड़े हुए थे दबे उस वक्त। जब मैंने भी ये लिख के दिया, और मेरे हरीफ कैंडिडेट ने भी लिख के दिया कि हाँ इनकी सीलें टूटी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा कि आप काउंटिंग करें। तो वो मंगेश साहब का एक जुमला मुझे फिक्रा बड़ा पसंद आया कि लूजर हैज नथिंग टू लूज, लूजर विल नॉट लूज एनीथिंग। उसने तो इलेक्शन पहले से ही हारा हुआ है, वो मजीद क्या हारेगा। तो उसने तो जो कुछ, अगर नहीं आया तो खैर है, आ गया तो उसको एक इश्यू मिलेगा। तो दिस इज व्हाट इट स्टार्टेड। खैर वो अदालत में मामला सब जुडिस है, उम्मीद है कि वो अपने मनतकी अंजाम को पहुंचेगा। हमने टेक ओवर कर लिया था, काम कर रहे हैं। कल भी मेरी मुलाकात हुई लॉ मिनिस्टर साहब से, और जो बार के वेलफेयर के हमारे मैनिफेस्टोज हैं हम उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अल्लाह ताला के फजल से आप देखेंगे इंशाल्लाह कि पिछले साल बार ने 72 साल मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और इस साल 73 साल मिसाली का, हम अपने रिकॉर्ड को इंशाल्लाह खुद ओवर रूल करेंगे और एक बेहतर कारकर्दगी देने की कोशिश करेंगे, और जिसका ये सबूत है कि जनवरी का खैर से पहला हफ्ता है और हम बार के लिए मुतहरिक हैं। जबरदस्त सर। मेरा सवाल ये है कि सर ये जो तनाज़ा है, इससे आपको लगता है कि वकला में एक तकसीम पैदा हो सकती देखिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ वो शख्स एक मुतासर होगा जो ये तनाज़ा पैदा कर रहा है, है बाकी सर? वकला समझदार हैं। उसकी अपनी टीम, जब मैं निकलता हूँ तो वो मुझे मुबारकबाद भी देती है, और मेरे साथ उन्होंने तस्लीम कर लिया हुआ है। सिर्फ एक शख्स को तस्लीम करने में तकलीफ हो रही है या हिचकिचाहट हो रही है, या उसको भी उसका जहन इस चीज़ पे आमादा नहीं हो रहा, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इस इलेक्शन के अंदर इन्वेस्टेड हो कि मुझे हर हाल में जीतनी है। हालांकि ऐसा नहीं होता। मैंने हमेशा कहा है इसमें कोई हार जीत नहीं होती, इसमें वकला अपना खाली नुमाइंदा का चुनते हैं। भाई 2 लोगों ने अपने आप को नुमाइंदा या 3 लोगों ने नुमाइंदा बनने के लिए पेश किया है,
वकला ने किसी एक को अक्सरियत से चुन लिया कि ये हमारी नुमाइंदगी बेहतर करेगा। इसमें हार जीत किस चीज की है? इस साल उन्होंने मुझे नुमाइंदा किया, आप अगली बार फिर लग ट्राई कर लें। हो सकता है अगली बार वो आपको चुन ले, ना चुने तो फिर कर ले। और ना फर्ज करें कभी नहीं चुनते आपको, तो आपका कोई इसमें जाती अनाद और ये इस तरह की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो मुझे अच्छी बात लगी कराची बार की कि उन्होंने, हालांकि उनका डिफरेंस मेरे से आधे से भी कम था, मेरा 717 वोट का डिफरेंट लीड है, उनका कोई 300 सवा 300 वोटों की लीड थी। उन्होंने वो रिजल्ट एक्सेप्ट किया आधे से ही पहले। रिजल्ट फाइनली अभी अनाउंस भी नहीं हुआ था, तो मुबारकबाद देके मैंने सुना, मैं मौजूद नहीं था, चले गए। यहाँ पे मुबारकबाद दे जाने के बाद उनको फिर कोई, मेरा दो चीजें हो सकती हैं इसकी तो मेरी नज़र में, या तो उसका कोई मशवरा देने वाला, उसका सलाहकार, उसका खैर खा नहीं है, या फिर वो खुद थोड़ा गौर व फिक्र कम कर रहा है चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये इतनी बड़ी जातियात वाली चीज़ नहीं है। पार्ट ऑफ हाँ, गेम पार्ट ऑफ एक गेम के साथ फिर इलेक्शन है, उसके साथ फिर इलेक्शन है, फिर गो ऑन। सर, जैसे सिंध के बुकला को इस वक्त आप समझते हैं कि कोई मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं जो इस वक्त फेस कर रहे हैं? पहले तो सिंध के वकला को वो तमाम मसाइल लाहक हैं जो सिंध के अवाम को लाहक हैं। उनसे बढ़ के हमारे वकला को सिर्फ वो मसाइल लाहक नहीं है जो सिंध के अवाम को लाहक है, पेशावराना मसाइल भी हमें लाहक है। मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट है, आप भी माशाल्लाह से प्रैक्टिसिंग वकील हैं, आपके भाई बार के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और एक एक्टिव मेंबर हैं। मुझे खुद इस प्रोफेशन में 19वां साल खैर से शुरू होने वाला है। इस तमाम टेन्योर के अंदर हमने देखा है कि हाई कोर्ट के अंदर एक आम वकील को वो मौका नहीं मिलता जो एक मखसूस तबके को मिलता है, नंबर एक। नंबर दो, आम साइल के केसेस वहां नहीं चलते, रुल जाते हैं। आपको मैं कहता हूं, आप अर्जेंट के ऊपर अर्जेंट लगाते जाएं, 20 तारीखें चलेंगी, केस नहीं चलेगा। मैंने ये बात बरमला कही है कि मैंने अपने पूरे करियर में तमाम कोशिशों के बावजूद एक सिविल सूट फुल फ्लेज ट्रायल के साथ कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ऐसे निज़ाम में जहां पे आपका एक फाल वकील अपनी तमाम कोशिशों से बावजूद एक ट्रायल कंप्लीट नहीं कर पाता 18 साल में, मेरी नज़र में इसको बेहतर होना चाहिए। ये वकला के मसाइल हैं और इसको हल करने के लिए मैंने पहली फुर्सत में कल लॉ मिनिस्टर साहब से मीटिंग की और अपनी पुरानी जो उसके साथ डिस्कशन और प्रोग्रेस थी उसके ऊपर टेक ओवर किया। और उन्होंने यकीन दहानी कराई मुझे कि जो मैंने उनको ड्राफ्ट बना के दिया था सिंध सिविल कोड ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट के लिए, तरमीम के लिए, उस पर उसने वो कमेटी को पास ऑन किया है, काम शुरू हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द वो तरामीम आ जाएंगी, जिसकी वजह से जितने भी सिविल सूट हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और आने वाले वक्तों में जितने भी सिविल सूट होंगे वो कराची डिवीजन के, कराची की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चलेंगे, जैसे बाकी पूरे पाकिस्तान में चलते हैं। सर, ये तो बहुत खुशाइन बात है और एक आम वकील के लिए इससे बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। सर, जैसे आपका जो ये सेक्रेटरीशिप का पिछला टेन्योर गुजरा है सर, इसमें जो है आपने जो भी प्रोग्रेसिव काम किया है, तो उसको आप हमें बताएं कि आपने क्या क्या जो है काम जो है किए। देखें उसमें हमने तो एक, क्योंकि अगर उसकी लिस्ट में आपको बताऊंगा तो 1 घंटे का प्रोग्राम खाली मुझे नाम लेने में गुजर जाएगा, आप चाहेंगी तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ने सर, मैं इस सवाल को इस तरह कर लेती हूँ कि बार में क्या पॉजिटिव चेंजेस आपकी सेक्रेटरीशिप में लेकर आए? मैं लिस्ट निकालूं आपको दिखाता हूँ तो सर, आपने मुझे पिछले उसमें भी बिल्कुल। कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है यस और हमने 40 से ज़ायद मंसूबे मुकम्मल किए। और उसमें जो नुमायान मंसूबे थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लिस्ट याद चूंकि इतने ज़्यादा यस हैं सर। कि वो एक हाफिज की तरह आपने याद करना है, फिर उसको दोहराते रहना है, तो रहेंगे। सर, वरना अगर आपके जहन से स्लिप हुए तो, एक तो जो देखें, सबसे किसी भी माशरे में
जानदारों को, इंसानों को 3 मसाइल लाक: सेहत का, रोज़गार का और छत का। और सेहत का ऐसा मसला है जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर हमने कोशिश करके काफ़ी सारा काम किया। मिसाल के तौर पे NICVD का हमने चेस्ट पेन यूनिट यहाँ पे कायम किया। पुतियाना मेमन अस्पताल में तमाम वकला का आपने और उनके फैमिलीज़ का इलाज फ्री करवाया। अकील करीम डैडी साहब की इसमें काविशें शामिल हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और मैं हाई कोर्ट बार का सेक्रेटरी था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ने कहा कोई भी वकील हो, चाहे वो कराची बार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील हो, या पूरे सूबा सिंध में किसी और बार का मेंबर हो, या हाई कोर्ट बार का मेंबर हो, या सुप्रीम कोर्ट बार का मेंबर, कोई भी वकील हो, उनका इलाज फ्री होना चाहिए। इसी तरह से कोई भी वकील हो, उनको कोई अमराज कल्ब से वाबस्ता कोई मसला हो, उनका NICVD में बाईपास के हद तक जितने भी इलाज हैं वो प्रायोरिटी पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि उनकी कारपोरेट साइड पे 14 से 20 लाख रुपए का खर्चा है। वकला से कोई चार्ज नहीं होती, उनकी फैमिली से कोई चार्ज नहीं होती। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि मेडिकल रीम्बर्समेंट्स हमने की विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। किसी से कोई ये नहीं पूछा कि आपने पहले जो कहीं से और इलाज करवाती हैं, नहीं करवाती, क्या हिस्ट्री है, कुछ नहीं। हाँ, वन टाइम हमने दी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे वसाइल महदूद थे, तो जो मुकर्ररा हद थी उसके अंदर तमाम लोगों को हमने दी। बार की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी 2012 से, हमने वो करवाई। एग्जम्पशन बार का पहली मरतबा टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाया, एग्जम्पशन प्रोसेस करवाया। सूद की मद में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको वहाँ से हटा के इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करवाया। इस तरह से फिर आप देखें कराची बार में पानी का मसला था, वहाँ पे आर प्लांट लगवाया। हालांकि हाई कोर्ट बार और कराची बार दो आज़ाद बार हैं, लेकिन वो हमारे वकील हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं। कराची बार का दफ्तर आप देखें, छोटा सा दफ्तर था, अब खैर से आलीशान दफ्तर है, बैठेंगे आपको पसंद आएगा। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट के अंदर नादरा की सहूलत आई, हाई कोर्ट के अंदर एक्साइज एंड टैक्सेशन का काउंटर खुला। बहुत सारे और ऐसे मसाइल, मेंबरशिप्स का मसला सबसे बड़ा, ये वो राइट है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। वो वकीलों को 1700 से जायद मेंबरशिप्स, 1750 मेंबरशिप्स हमने एक साल में दी, जो तारीख में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से जितने भी हमारे मेंबर्स थे उनके घरों के लिए हमने हाउसिंग सोसाइटी का क़याम किया। खैर से 3500 से ज़ायद वकला ने उसके मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो इंशाल्लाह वो प्रोग्रेस भी हमारी जारी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। वकला को फायर आर्म्स के लाइसेंसेस दिलवाए, और आज भी मैं आपको बताऊं 372 वकला के लाइसेंसेस मैंने करार करवाए। इंशाल्लाह एक दो रोज़ में वो नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, वो भी वकला को हम शेयर कर देंगे। सर, जैसे मुखालिफ साइड से अभी जब इलेक्शन के दौरान आ रही तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कही गई कि ये जो हाउसिंग स्कीम जो है इसकी ज़मीन सेंक्शन ही नहीं हुई है। ऐसा है? देखें, ज़मीन सेंक्शन अगर नहीं होती तो वो कागजात जिससे वो नक्शा बना हुआ है, जिसमें वो उनकी प्राइस कमेटी की है, उसके प्रोसेसेस होते हैं। ये किसी भी हाउसिंग, आपने खुद भी अगर कहीं पे कोई प्लॉट बुक किया होता तो पहले दिन आपको कुछ नहीं मिलता। आप सोसाइटी की में पहले सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन हो 1, उसकी मेंबरशिप्स हो 2, उसकी ज़मीन के लिए आप अप्लाई करें 3, उसकी ज़मीन की मौजूदगी का कहीं पता चले कि ये ज़मीन मौजूद है 4 हो गए, 5 उस ज़मीन की कीमत क्या होगी 5, 6 उसका सेंक्शन क्या होगा। 5 में से 5 स्टेजेस तो हमारी इलेक्शन से बहुत पहले हमने मुकम्मल कर ली थी। छठी स्टेज हमारी इलेक्शन नाइट को मुकम्मल हुई, जिसको मैंने उस वक्त क्लेम नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि मैंने कहा अब इलेक्शन, सुबह इलेक्शन थी, रात को चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे बुलाया अपने घर पे, मैं गया। सुप्रीम कोर्ट बार के हमारे सदर मियाँ रऊफ अता साहब मेरे साथ थे, हम दोनों गए। और यहाँ पे हमारे जो नायब सदर हैं सिंध से, नदीम कुरैशी साहब, वो भी हमारे साथ थे। तो हम गए, उन्होंने वो समरी की अप्रूव करके कॉपी मुझे दी।
6 तारीख की वो समरी अप्रूव्ड है, कहते हैं उसका सैंक्शन नहीं है। सही। सर, इस वक्त आपने माशाल्लाह से बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो पाया तकमील तक पहुंचाए। तो सर इस दफ़ा ये जो अब जो टेन्योर आपका है, तो आप गुज़िश्ता जो मंसूबे हैं उसको तकमील करेंगे, या कोई नई चीज़ आप समझते हैं कि मैं इसको लेकर आऊँगा? इंशाअल्लाह ताला पिछले टेन्योर में हमने कमोबेश 40 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए थे। इस साल हम उनसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर, इस बार सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, तो आप का जो आपका ग्रुप है उनका इरादा है उसमें इलेक्शन कंटेस्ट करने बिल्कुल हमारा ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। हमने अभी कैंडिडेट्स फाइनल नहीं किए और ज़ाहिर है आपस में मशावरत के बाद हम उनको फाइनल करेंगे और ज़रूर एक अच्छे अंदाज में, अच्छी तादाद में हम पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि देखें हमारा और हमारे ग्रुप का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। बज़ाहिर तो मेरी हाई कोर्ट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मैं तो चाहूँ कि हाई कोर्ट में सारा कुछ फंसा रहे ताकि मैं और मेरे जैसे और वकला उससे मुस्तफ़ीद होते रहे। मैं नहीं चाहता ये। मैं ये चाहता हूँ कि उस चीज़ को आम वकील और आम साइल के एक्सेस में दें ताकि सर ये आपकी इम्तियाजी रवैये ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सर, आपकी यही बात जो है वकला के दिलों में घर करती है, और जो एक आम वकील है वो आपसे आपको अपने दिल के बहुत करीब समझता है। सर, सिंध बार काउंसिल के जो इलेक्शंस होते हैं, सर उसमें भी कुछ मसाइल का सामना कंटेस्टेंट को, वकील को करना पड़ता है, ऐसा कुछ है सर, आप समझते हैं? देखें कोई शय बगैर मेहनत के नहीं आती, कोई शय बगैर किसी रुकावट के नहीं आती। अगर इतनी आसान होती तो हर शख्स हर शय हासिल करना चाहता है। मेहनत करनी पड़ती है, अपने रास्ते के पत्थर खुद हटाने पड़ते हैं। बिल्कुल सर। सर, अभी जजेस की एलिवेशन के लिए लिस्टें आई हैं, तो सर बाहर से जजेस के नाम जो हैं वो नहीं लिए हैं। तो सर इसका मतलब क्या हमारी बार को कमज़ोर समझते हैं, या क्या मतलब इशू है, हमसे क्यों नहीं लिए गए कि जजेस के नाम बाद में? मैं बिल्कुल आपका ये शिकवा दुरुस्त है और अगर आपने हमारे एनुअल डिनर की मेरी तकरीर सुनी होती तो मैंने उसमें ये बात उठाई थी और चीफ जस्टिस ने उसका एक जवाब भी दिया था। हम उससे राज़ी नहीं है उस जवाब से, और अभी भी मैं ये कहता हूँ, पहले भी मैंने इंटरव्यूज़ में कहा कि ये सिंध हाई कोर्ट है, एक मोहल्ले की हाई कोर्ट नहीं है, कराची साउथ की हाई कोर्ट नहीं है, क्लिफ्टन डिफेंस की हाई कोर्ट नहीं है कि आपने सारे जजेस क्लिफ्टन डिफेंस से भर्ती करने हैं। मैं कहता हूँ सिंध हाई कोर्ट को इलाकाई नुमाइंदगी करनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट को यहाँ पे मुख्तलफ मकतब फ़िक्र और मुख्तलफ ओरिजिन के लोग रहते हैं, उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए। अगर आपने उर्दू स्पीकिंग जज लेना है ज़रूर लें, लेकिन नॉर्थ नाज़माबाद से लें, लयारी से लें, आप इधर से कोरंगी से लें। क्या गरीबों में इंटेलेक्ट नहीं होता? आपको सिर्फ एलीट ही नज़र आती है? ये जो कहते हैं कि मैंने इस चीज़ के खिलाफ तो सारी बात चलाई कि ये एलीट्स की हाई कोर्ट नहीं है ना, एलीट्स की बार है। ये डेमोक्रेसी एलीट्स का नहीं होता। ये वो ज़माना गुजर गया कि ड्राइंग रूम में बैठ के आप डेमोक्रेसी का फैसला करते थे, और इंशाअल्लाह ताला अब वो ज़माना भी गुजर गया है कि आप एलीट्स से हाई कोर्ट्स को भर्ती करेंगे। आप मेरिट पे हर वकील को, आपको गरीब वकील में अगर मेरिट नजर आएगी आप उसको लेंगे, चाहे वो लयारी में रहता हो, चाहे वो आपको मच्छर कॉलोनी में मिले, मेरिट करें। और इंशाअल्लाह ताला मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा कि ये कराची साउथ की या क्लिफ्टन डिफेंस की हाई कोर्ट नहीं है। इसको आप पूरी रिप्रेजेंटेटिव हाई कोर्ट बनाएं, वरना ये हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट नहीं रहेगी। सर, अब ये जो नई तरमीम के बाद वो जजेस के मरहले जो हैं, मतलब हमें जो है दूर रखने की कोशिश जो की। आपको बताऊं, 26वीं आईनी तरामीम में गरीबों को तो पहले भी कुछ नहीं था, तो उनसे तो लिया भी कुछ नहीं गया। इनके रास्तों में रुकावट जरूर उसने डाली है कि पहले इन्होंने सिर्फ एक दो बंदों को राजी करना होता था, अपने पप्पा मामा को। अब उसमें 20 लोग और एंटर हो गए कि आपने फलां को भी राजी करना है, फलां को भी राजी करना है, आपने कम से कम 8 से 10 लोगों को राजी करना है, तब जाके आप हाई कोर्ट के जज बनेंगे। हमारा ये मुद्दा है कि आपने ठीक है, आपने ज्यादा लोग डाल दिए, ज्यादा लोग
एक गलत काम पे मुत्तफिक होना उनके लिए ज्यादा दुश्वार होता है। ये एक जमहूरियत का जो बुनियादी आर्गुमेंट है वो भी यही है कि अकेला बादशाह तो अकेला दिमाग है, वो गलत काम पे आसानी से राजी हो जाएगा। दो लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा लोग होंगे, आप 5 होंगे, 10 होंगे, तो उनको किसी गलत काम पे राजी होना या किसी एक या दो के फायदे के लिए राजी होना उनके लिए मुश्किल है। इसीलिए कारपोरेट बोर्ड्स बने, इसीलिए जमहूरियतें बनी, इसीलिए लेजिस्लेचर एक बहुत बड़ी असम्बलियां बनी कि ये सारे लोग गलत काम में शामिल नहीं होंगे। इसीलिए ये दो की वजह से, पहले तो 3 लोग या 4 लोग बैठते थे ना, एक फैमिली थी, सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस और हाई कोर्ट के चंद जजेस ये फैसला करेंगे कि कौन हाई कोर्ट का जज बनेगा। अब उसमें सियासतदानों ने अपना हिस्सा डाला है, बार भी अपना हिस्सा डालेगी। जब ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो इन सब का गलत काम पे या गलत आदमी के ऊपर मुत्तफिक होना ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत उन दो ग्रुपों के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दो ग्रुपों के, कि किसी भी अपनी मर्जी के लोगों के ऊपर मुत्तफिक हो जाए। यानी सर 26वीं तरमीम आप समझते हैं कि इससे अदलिया पे कोई हमला नहीं है, बल्कि और ज्यादा जो लोग की मुदाखलत होगी तो बायसनेस कम हो जाएगी। बिल्कुल, ये आपने एक किस्म का पावर ट्रांसफर किया है। हाँ, उनके ऊपर जरूर हमला हुआ है जिनकी इजारादारी थी और उनको तकलीफ भी है। आप आज देखें ना, कौन उसके ऊपर बात कर रहा है, या वही लोग हैं या उनके हवारी हैं। आम आदमी का क्या लेना देना है 26वीं तरमीम से? आम आदमी मुझे बताए कि कौन से आम आदमियों के पहले केसेस हाई कोर्ट में चलते थे जो अब नहीं चल रहे। आम आदमी का तो वहां, वो जैसे कहते हैं ना, पहुंचना ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि आप खुद वकील हैं ना, मुझे बताएं हाई कोर्ट में आप रोस्टर पे खड़े होकर कितनी केसेस चलाती हैं और कितने केस बात आपकी सुनी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। बहुत जगह तो हम ये देखते हैं कि हमारी तो अर्जेंसी ऐसी डिसमिस हो जाती है, और बहुत जो बड़े नामवर वकला होते हैं वो बड़े आके केस एडजॉर्न भी करा लेते हैं उनकी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक गैर इम्तियाजी सलूक हो। तमाम वकला, मैं, मेरे वालिद भी ये बात कहते हैं कि ठीक है, एक काबिल आदमी आपको अच्छा लगता है बनिस्बत एक कम काबिल आदमी की, लेकिन इंसाफ करना उस काबिल वकील की जिम्मेदारी नहीं है। इंसाफ करना उस जज की जिम्मेदारी है। और अगर वो खुशकिस्मत है कि अगर उसको दोनों तरफ से या एक तरफ से कोई काबिल वकील मिल जाता है, उसकी मावनत हो जाती है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो वह, एक, वो अपनी इखलाकी जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हुआ कि वो इखलाक से पेश आए, खुश इखलाकी से पेश आए, ये उसकी जिम्मेदारी है। दो, वो अपनी इंसाफ की जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं होता कि वो इंसाफ करना भी छोड़ दे क्योंकि इसके वकील ने सही इसका केस पेश नहीं किया, लिहाजा इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। वो दो अपने, उसका वो काम बढ़ गया, ये ठीक है, उसका काम बढ़ गया, लेकिन वो करे और टीम को इनकरेज करे। ये जो आज कम मेहनत करके वकील आए हैं, कम काबिल वकील हैं, इनको इनकरेज करे, इनको रास्ते दे, इनको बताए कि फलां जजमेंट पढ़ के आओ, फलां काम करके आओ। उनके साथ खुशी से बात करेगा, मुस्कुराहट से बात करेगा, तो उसका भी दिल बढ़ेगा, वो मेहनत करके आएगा अगली तारीख पे। लेकिन अगर उनको आप झिड़केंगे तो दोबारा आने से भी कतराएगा। सर बार एंड बेंच दोनों में खवातीन की नुमाइंदगी को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या देखें, ये एक ट्राइड और टेस्टेड मैकेनिज्म है। खवातीन हमारी आबादी का आधा या उससे जायद तनासब में है। उनको, अपने जिस्म के आधे को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस का, एक एक जिस्म के हिस्से को इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी परफॉर्मेंस बैठ जाती है। आप अपने आधे को नहीं इस्तेमाल करना चाहते। आर्गुमेंट क्या देते हैं कि खवातीन में उतनी काबिल वकला नहीं है कि उनमें से हाई कोर्ट के जजेस भर्ती किए। मैं इनको सिंपल मिसाल देता हूँ। आज आपको बार के अंदर सिंधी स्पीकिंग वकला कितने मिलते हैं जो आप कहें कि अच्छे हैं? मैं आज दावा से कहता हूं कि बार में आज सिंगल मेजॉरिटी सिंधियों की है। वो ऐसे वैसे नहीं है, और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है। 50 साल पहले ऐसे नहीं थी। आप हाई कोर्ट बार में 50 साल क्या 30 साल पहले आपको कोई सिंधी वकील नहीं मिलता था। आप ब्यूरोक्रेसी में जाएं, कोई सेक्रेटरी आपको सिंधी नहीं मिलता था। भुट्टो साहब ने कोटा फिक्स की, अर्बन और रूरल। उस कोटा के नतीजे में क्या हुआ कि वो लोग जो सीएसएस पास नहीं कर सकते थे वो भी सीएसपी अफसर बने, और जाहिर है उनको वसाइल मिले, अख्तियार मिला, उनको वो एक्सपोयर मिला, वो फोरम मिला जहां पे वो ग्रो करते।
वो खुद अपनी जनरेशन में उन्होंने जितना ग्रो करना था किया, लेकिन डेफिनेटली वो उस एट पार नहीं आए जो कि मेरिट पे सीएसएस पास करके अदरवाइज आ रहे थे। लेकिन उसकी अगली जनरेशन जो उनके बच्चे आए वो मेरिट पे आए, क्योंकि वो अर्बन पॉपुलेशन बनी। इसी तरह से मैं ये बात कहता हूं खवातीन के लिए, आप खवातीन को लें, चाहे आपकी नजर में वो कंपैरेटिवली 20 नंबर कम ले रही हैं, 30 नंबर कम ले रही हैं, आप उनकी कोटा मिनिमम कोटा पे जरूर लें। अब मैं कहता हूं वो आधी हैं, 50% है, आप 30% उनके लिए मुख्तस कर दें कि 30% खवातीन हमने हर हाल में लेनी है, जुडिशरी में, जजेस में भी लेनी है, बेंच पे भी ले, हाई कोर्ट में भी लेनी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी लेनी है, कम से कम। उससे क्या होगा, आज की जो 30% खवातीन है, हो सकता है उसमें से कुछ ऐसा तनासब आपको मिले जो उतना आपकी नजर में कॉम्पिटेंट न हो जितने आपको मर्द मिल रहे हैं। वजह, क्योंकि आपने मर्दों को 75 साल पैटर्नाइज किया है, खवातीन को आप आज पहले दिन उसको स्टेपिंग स्टोन दे रहे हैं। उनको ये फोरम दें, उनकी जो अगली जनरेशन होगी, आज से 20 साल आगे आप देखें, आप मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं। आज एक चीफ जस्टिस अपना टेन्योर 2-3 साल का या 5 साल का एज चीफ जस्टिस नहीं बिता रहा, वो एक मुल्क के मुस्तकबल के लिए एक तयन कर रहा है अपने डायरेक्शन का। तो मैं ये बात कहता हूं कि वो ये बात करें कि कम से कम 30% खवातीन बेंच पे होनी चाहिए, सुपीरियर जुडिशरी में भी और सबऑर्डिनेट जुडिशरी में भी। उसके आगे ओपन मेरिट पे जितनी भी आ जाए, ताकि आज की ये खवातीन अपने कल के लिए एक रास्ता बनाती जाए। आज अगर आपने हाई कोर्ट के अंदर आपके पास 40 जजेस हैं और आपने 12 खवातीन भर्ती कर ली, मैं ये आपको दावा से करता हूं 10 साल बाद इस बार में आपको खवातीन ज्यादा वकला मिलेंगी मर्दों से जो कॉम्पिटेंसी में आगे होंगी। ये मैं कहता हूं आज, क्योंकि खवातीन, ये दुनिया का तजर्बा है कि अपने काम पे ज्यादा फोकस रखती हैं, मर्द चंद होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, खवातीन ज्यादा अपने डिसिप्लिन को फॉलो करती हैं। इन एनी इवेंट मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि उनका कोटा फिक्स होना चाहिए। सर ये बहुत अच्छी बात। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अ, आपका आम वकील के लिए क्या पैगाम? आम वकील के लिए मेरा एक ही पैगाम है, मेहनत करें, मुसलसल करें, दयानतदारी से करें, मेहनत रायगा नहीं जाती, और इस चीज पे कायम रहें कि हमारा काम सिर्फ केस पेश करना है, फैसला लेना ये हमारा काम नहीं है कि इसका फैसला ऐसा होना चाहिए, इसका फैसला वैसा होना चाहिए। ये जज की सवाबदीद है। अगर आप फैसले से मुतफिक नहीं है, आप अपने क्लाइंट को बताएं, ये फैसला ये आया है, मैं इससे इन इन कानूनी नुकात पे मुतफिक नहीं हूं, आप अगर चाहें तो अपील की जा सकती है, आप उसके खिलाफ अपील कर दें। लेकिन इस बात पे उलझे नहीं, इस बात पे नाराज ना हो कि ये फैसला ऐसे क्यों नहीं आया, क्योंकि किसी एक के खिलाफ तो फैसला आना ही है। हमारा काम है अपना मुद्दा पेश करना, उस मुद्दे पेश करने के लिए आप भरपूर मेहनत करें, और हर वक्त आउटकम कुछ भी हो, अगले केस की तैयारी पिछले केस से ज्यादा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छे जवाब दिए। जज़ाक। थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू, मेहरबानी। थैंक यू थैंक सर। यू।